India Legal India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज। आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें कथित तौर पर 28 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिनमें से एक स्थानीय निवासी को छोड़कर सभी पर्यटक थे। कोर्ट ने इस कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट द्वारा पारित एक प्रस्ताव में इस कृत्य को मानवता के मूल्यों पर हमला बताया गया। कोर्ट ने अपने प्रस्ताव में कहा कि यह बर्बर और अमानवीय हिंसा का कृत्य सभी की अंतरात्मा को हिला देने वाला है और आतंकवाद द्वारा फैलाई गई बर्बरता और अमानवीयता की एक कड़ी याद दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष जीवन को बेरहमी से और समय से पहले समाप्त करने के लिए अपनी सम्मानजनक श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। न्यायाधीशों, वकीलों और रजिस्ट्री स्टाफ ने पीड़ितों और उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए दोपहर 2 बजे 2 मिनट का मौन रखा। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने भी आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और पीड़ितों और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एकजुटता के लिए खड़े होने की भी बात कही। एसोसिएशन ने कहा कि उनकी यह दिली इच्छा है कि शांति, एकता और सौहार्द की पुनर्स्थापना हो, ताकि हमारा देश शक्ति और भाईचारे के साथ प्रगति कर सके। Has happened and extremely angry, which is the reason why we are congregating here in the Supreme Court to register our protest, because we feel that unless we raise our voice and unless we show that every life has value and you cannot devalue life on religion, to undress, to check the religious identity, to make a person recite religious verses and to make a spectacle of the killing is something which is disgusting and disgraceful. And we are here for that reason to protest it. And we want to send a message across that wherever such events happen, you cannot devalue life. And you cannot devalue life on religion. सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल या डीआरटी के प्रक्रिया संबंधी आदेशों के खिलाफ दायर अपीलों के लिए प्री डिपॉजिट की आवश्यकता नहीं हो सकती है। यह फैसला सेक्शन 18 ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत आया है। यह अपील बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसमें डीआरटी के आदेश को बरकरार रखा था। इस मामले में अपीलकर्ता नीलामी खरीदारों ने डीआरटी में लंबित सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन में शामिल होने के लिए 2 अंतरिम आवेदन दायर किए थे। डीआरटी ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ उन्होंने डीआरटी का रुख किया और उन्हें 125 करोड़ का पूर्व निक्षेप करने के लिए कहा गया।
कोर्ट ने माना कि कोई भी आदेश वाक्यांश को अर्थपूर्ण तरीके से व्याख्या किया जाना चाहिए। पूर्व निक्षेप की आवश्यकता हर उस आदेश पर लागू नहीं होनी चाहिए जो डीआरटी द्वारा पारित किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि पूर्व निक्षेप की आवश्यकता अंतिम आदेशों पर लागू होनी चाहिए जो देयता निर्धारित करते हैं, न कि प्रक्रियात्मक आदेशों पर, जैसा कि वर्तमान मामले में नीलामी खरीदार को शामिल करने से इनकार करना। कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेज दिया। इस फैसले के महत्वपूर्ण निहितार्थ हो सकते हैं जो इसी तरह के मामलों में अपीलकर्ताओं के लिए राहत प्रदान कर सकते हैं। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें दी गई जमानत रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट ने बालाजी को उनके मंत्री पद और स्वतंत्रता के बीच चयन करने के लिए कहा है और उन्हें अगले सोमवार तक निर्णय लेने के लिए समय दिया है। न्यायमूर्ति अभय अशोक ने कहा कि आपने अपने पद और स्वतंत्रता के बीच चयन करना होगा, आप क्या निर्णय लेंगे। न्यायमूर्ति ओक ने कहा कि बालाजी को जमानत केवल मुकदमे में देरी और लंबी कैद के आधार पर दी गई थी, न कि मामले की मेरिट पर। बालाजी पर कैश फॉर जॉब्स घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप है। उन्हें सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, जिसके बाद उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। अब कोर्ट ने बालाजी के मंत्री पद को जमानत के लिए ही खतरा बताया है। न्यायमूर्ति ने कहा कि कोर्ट को चिंता है कि अगर बालाजी जैसे राजनेता जमानत पर रिहा होने के बाद फिर से मंत्री पद संभालते हैं तो इसका गलत संदेश जाएगा। कोर्ट ने कहा कि वही नहीं चाहता कि उसकी उदार जमानत नीति का दुरुपयोग हो। कोर्ट ने बालाजी को अगले सोमवार तक निर्णय लेने के लिए समय दिया है। अगर बालाजी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो कोर्ट जमानत रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि देश भर के जिला और राज्य उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के वेतन और भत्तों को 2020 के मॉडल नियमों के अनुसार एक समान किया जाना चाहिए। जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि इन नियुक्तियों में अंतिम निकाले गए वेतन की सुरक्षा की जानी चाहिए। कोर्ट ने माना कि जिला और राज्य उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के वेतन और भत्तों को 20 जुलाई 2020 को लागू मॉडल नियमों के अनुसार एक समान किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि इन नियुक्तियों में अंतिम निकाले गए वेतन की सुरक्षा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि मॉडल नियम केवल अंतरिम अवधि के लिए है, जब तक कि राज्य सरकारें अपने नियम नहीं बनाती। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से विभिन्न राज्यों में डिप्टी सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी के पदों पर लागू वेतन स्केल और भत्तों का विवरण जमा करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल 2025 को होगी। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत अपने नियमों के अनुसार वेतन और परिलब्धियां दें। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के संघ को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट यूजी परीक्षा 2025 में चुने गए उम्मीदवारों की अंतिम सूची को 4 सप्ताह के भीतर फिर से प्रकाशित और अधिसूचित करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गिडेला की पीठ ने विभिन्न राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में स्नातक विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पिछले वर्ष दिसंबर में आयोजित CLAT यूजी परीक्षा 2025 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच का निपटारा किया। कोर्ट ने कुछ उम्मीदवारों की आपत्तियों को स्वीकार किया और कुछ को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो उम्मीदवार निर्धारित समय अवधि के भीतर आपत्ति नहीं दर्ज कर पाए, उनकी आपत्तियों पर विचार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने विस्तृत विश्लेषण के बाद पाया कि कुछ प्रश्नों के उत्तरों में संशोधन आवश्यक था, इसलिए मार्कशीट में बदलाव करके
चयनित उम्मीदवारों की नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया। पीठ ने कहा कि वह व्यक्तिगत प्रश्नों का विस्तार से विश्लेषण करने के बाद निर्णय पर पहुंची है और विस्तृत निर्णय जल्द ही अपलोड किया जाएगा। यह मामला CLAT PG 2025 परीक्षा के परिणामों को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका से जुड़ा हुआ है, जिस पर अभी विचार किया जा रहा है। ये याचिकाएं देश भर के विभिन्न हाईकोर्ट में दायर की गई थी और बाद में NLU के संघ द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दी गई। दिसंबर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने पाया कि CLAT UG 2025 परीक्षा के 2 उत्तर गलत थे और संघ को याचिकाकर्ताओं के परिणामों को संशोधित करने का निर्देश दिया। संघ ने एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ अपील की, लेकिन विभाजन पीठ ने प्रथम दृष्टया एकल पीठ के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाई। अब संघ को 4 सप्ताह के भीतर संशोधित मार्कशीट और चयनित उम्मीदवारों की नई सूची प्रकाशित करनी होगी। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी के खिलाफ उनके हालिया बयानों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की है। न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने पोनमुडी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका दायर करने का निर्देश दिया और मामले को आगे की कार्रवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का आदेश दिया। न्यायालय ने माना कि मंत्री के बयान प्रथम दृष्टया घृणा भाषण की श्रेणी में आते हैं। न्यायालय ने कहा कि मंत्री के बयान न केवल महिलाओं के लिए अपमानजनक है, बल्कि वैष्णव और शैव समुदायों की धार्मिक भावनाओं को भी आहत करते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य पुलिस ने मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जो चिंताजनक है। न्यायालय ने 17 अप्रैल को राज्य सरकार को पोनमुडी के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था और चेतावनी दी थी कि यदि FIR दर्ज नहीं की गई तो न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू करेगा। अब न्यायालय ने पोनमुडी के बयान को अपमानजनक माना है और आगे की कार्रवाई के लिए मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में राजन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला मामले में सुनवाई हुई। केस हत्या से जुड़ा है। दरअसल केरल में ओणम के दिन एक युवक की उसके राजनीतिक विरोधियों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपियों ने उसे बहला फुसलाकर बाहर निकाला और तलवारों और डंडों से हमला कर उसके हाथ और पैर काट दिए थे। सत्र न्यायालय ने 5 आरोपियों की हत्या और दंगा जैसे गंभीर आरोपों में दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने गवाहों के बयानों को स्वीकार करते हुए और अपराध की भीषण प्रकृति को देखते हुए दोष सिद्धि को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने IPC की धारा 302, 324 आदि के तहत समूह की संलिप्तता साबित की, लेकिन साजिश के आरोप स्थापित नहीं हुए। 23 अप्रैल 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी संख्या 7 के वकील द्वारा दायर SLP को स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने गवाह के बयान में देरी से लगाए गए गंभीर आरोपों पर सवाल उठाया और मामले की आगे की सुनवाई के लिए तारीख तय की। इस मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे इंडिया लीगल रिसर्चर श्रेष्ठ, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। जो भी दर्शकों को इस केस के माध्यम से आप बताना चाहें, समझाना चाहें और दर्शक इससे क्या जान समझ सकते हैं, इसके बारे में उन्हें ज़रूर बताइए प्लीज़। नमस्कार कुणाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत नमस्कार। तो सबसे पहले मैं एक बात एड्रेस करना चाहूँगा कि पॉलिटिकल बिलीफ्स सोसाइटी में होना ज़रूरी है, पर जब यही पॉलिटिकल बिलीफ्स आपको वायलेंस और क्रूरता की ओर ले जाएं तो सोचने की बात है। ओणम जैसे महान त्यौहार पर केरला में 28 अगस्त 2015 को एक युवक की निर्दयी हत्या कर दी जाती है उसके पॉलिटिकल राइवल्स द्वारा। ये काफ़ी डिस्टर्बिंग बात है। ओणम का त्यौहार मनाया जाता है एक राजा, महान राजा की जो ऑनेस्टी और जस्टिस के लिए जाने जाते थे, उनकी वापसी पे। और जब केस जाता है सेशन कोर्ट में तो 18 एक्यूज़ को
पेश किया जाता है सेशन कोर्ट में, जिसमें से 5 एक्यूज़ पे संगीन अपराध साबित करने में प्रोसिक्यूशन सक्सेसफुल रहता है। तो जो अपराध साबित हुए हैं वो हुए हैं मर्डर के, रॉन्गफुल स्टेन के, अनलॉफुल असेंबली के और रियॉटिंग के। तो इन अपराधों को प्रोसिक्यूशन साबित करने में सक्सेसफुल रहा और बाकी के जो एक्यूज पर्सन थे उनको कोर्ट ने एक्विट कर दिया, क्योंकि उन पर लगे जो अपराध थे जैसे अबेटमेंट और हार्बरिंग द ऑफेंडर जैसे अपराध, डिसअपियरिंग द एविडेंस, ऐसे अपराधों को कोर्ट ने साबित ना कर पाने की वजह से उनको कोर्ट ने एक्विट कर दिया है। तो हम देखते हैं कि जो अपील है इसमें जो अपील लेकर हाई कोर्ट जाते हैं जब एक्यूज पर्सन्स, तो वहाँ पे भी सेम जो डिफेंस है वो वहाँ पे डिफेंस लाया जाता है कि जो बयान है वो काफ़ी डाउटफुल है, जो मुख्य गवाह का बयान है वो काफ़ी डाउटफुल है, ऐसा डिफेंस के द्वारा कहा जाता है। और फिर प्रोसिक्यूशन भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को काफ़ी डिटेल में समझाते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि हाँ ये जो ग्रुप में मर्डर किया गया है। तो काफ़ी बहस चलती है कोर्ट में और उसके बाद में कोर्ट भी जो है वो सेशन कोर्ट का फैसला अपहेल्ड करता है और सेशन कोर्ट का फैसला अपहेल्ड करता है और इस सज़ा जो अपील को है वो खारिज किया जाता है। फिर आज जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो हम देखते हैं कि जो पेटिशनर के काउंसिल हैं उन्होंने जब बताया तो उन्होंने आज आर्गूमेंट किए हैं, वो इस बात पे किए हैं कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट था और जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट थी उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस है। और जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट थी वो मजिस्ट्रेट के पास, डिस्ट्रिक्ट वो मजिस्ट्रेट के पास पहले पहुंची थी, एक दिन बाद ही पहुंच गई थी, जिसके 4 दिन के बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पेश किया गया है। तो जो एसएलपी आज दाखिल की गई है पेटिशनर द्वारा, तो इसको और जो आर्गूमेंट किए गए हैं पेटिशनर के काउंसिल द्वारा, तो इसको जस्टिस जेके महेश्वरी, ऑनरेबल जस्टिस जेके महेश्वरी और ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार जी ने एक्सेप्ट किया है, इस एसएलपी को एडमिट किया है। और जहाँ तक कि बेल की बात थी, क्योंकि 9 साल से वो सज़ा काट रहे हैं, जो आरोपी एक्यूज़ नंबर 7 है, तो वो उनके ही काउंसिल आज पेश हुए थे, तो वो 9 साल से सज़ा काट रहे हैं। वो बेल के लिए अभी अपील कर रहे थे, पर वो अभी अपील नहीं एक्सेप्ट की गई है और जो एसएलपी है वो एडमिट कर ली गई है और इस पर कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया श्रेष्ठ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा सिविल विवादों को गलत तरीके से आपराधिक कार्रवाई में बदलने की अनुमति दिए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात के अपराध को तभी आकर्षित कर सकता है जब अनुबंध के शुरू से ही बेईमानी का कोई तत्व मौजूद हो। आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि धोखाधड़ी और अनुबंध उल्लंघन के बीच क्या अंतर है। चीटिंग और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है और ये क्रिमिनल केसेस में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए हम बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेखा बिरानी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2025 केस में ये क्लियरली बताया कि चीटिंग तब होती है जब ट्रांजैक्शन के शुरू से ही क्रिमिनल इंटेंशन हो, जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक सिविल मैटर होता है जिसमें सिर्फ प्रॉमिस पूरा ना करने का इशू होता है और बिना किसी फ्रॉडलेंट नीयत के। वो भी इस केस में प्रॉपरली डील पेमेंट ना होने की वजह से फेल हो गई, पर बायर ने सिविल रेमेडी लेने के बजाय सेक्शन 420 और 406 ऑफ आईपीसी के अंदर क्रिमिनल केस फाइल कर दिया। कोर्ट ने एफआईआर क्वैश कर दी, ये कहकर कि एग्रीमेंट के वक्त कोई चीटिंग या डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट नहीं था। कोर्ट ने मोहम्मद इब्राहिम और शरीफ अहमद जैसे केसेस का रेफरेंस दिया और कहा कि सिविल डिस्प्यूट्स को क्रिमिनल हैरेसमेंट का जरिया नहीं बनाया जा सकता। पुलिस और कोर्ट्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि कमर्शियल डिस्प्यूट्स को क्रिमिनल कलर ना दिया जाए, वरना ये जुडिशियल प्रोसेस का मिसयूज बन जाता है। और मोर लीगल ऑफ डेट्स फॉलो इंडिया लीगल। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.